विज्ञान का तीसरा यूनिट दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और चौथा यूनिट भी दोस्तों इसी से संबंधित है, तो दोनों को इसी वीडियो में हम सारे इंपोर्टेंट प्रश्नों को बात करेंगे। और पिछला पहला और दूसरा यूनिट दोस्तों चैनल पर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आसानी से आप वहां से देख पाओगे। आगे दोस्तों बात करते हैं, इसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान की प्रक्रिया की विशेषताओं को इंगित कीजिए। तो विज्ञान विधि से खाद्य समस्या का विश्लेषण किया गया। रासायनिक खाद्य कीटनाशकों का उपयोग करने से उत्पादन बढ़ा। दूसरा है, उपग्रहों से प्राकृतिक आपदा का पता लगने लगा। और तीसरा है, वर्षा जल संग्रहण से पानी की कमी को दूर किया गया। भोजन की पोषकता की जांच की गई। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या समाज वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो हाँ, समाज वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी के विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह 2008 के अनुसार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहला उद्देश्य है उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझना जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन होता है। दूसरा है, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम की तरह देखना। तीसरा है, सिद्धांतिक व व्यवहारिक कुशलता। चौथे नंबर पर है, ईमानदारी, सत्यता, सहयोग, संवेदनशील, पर्यावरण के मूल्यों को समझना। और पांचवा पॉइंट है, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो। तो ये पांचों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीएलएड या बीएसटीसी द्वितीय वर्ष विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम के विद्यार्थी शिक्षकों के लिए किन उद्देश्यों को रखा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला उद्देश्य है विज्ञान की प्रकृति के बारे में समझना। दूसरा है, विज्ञान विषय के विभिन्न तरीकों को समझना, विज्ञान का जो ज्ञान है उसको ठीक तरीके से समझना। तीसरा है, समाज व विज्ञान के बीच के संबंधों को समझना। और चौथा पॉइंट है, विज्ञान सीखने में आवश्यक कौशल का ज्ञान प्राप्त करना। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ में दोस्तों आगे दो पॉइंट्स और हैं। पांचवा पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रारूप को समझना। और छठा है, मूल्यांकन को समझना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक विधि के बारे में दोस्तों हमने दूसरे यूनिट में भी थोड़ा सा डिस्कस करा था, तो आपको दोस्तों सारे यूनिट सीरीज वाइज देखने हैं ताकि आपके कुछ पॉइंट्स उसमें क्लियर होंगे, कुछ इसमें क्लियर हो गए। तो ऐसे हम अलग अलग बार बार सभी टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको वैज्ञानिक विधि में लिखना है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत किसी विषय पर क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ढंग से अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण, गणना, पुस्तकालय अध्ययन आदि द्वारा निष्कर्ष निकालना ही सम्मिलित इसमें रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या क्या रहते हैं। तो पहला उद्देश्य है सैद्धांतिक व व्यवहारिक कुशलता हासिल करना। दूसरा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, पर्यावरण, सुरक्षा, क्षमता को जानना। और यहाँ पर देखिए अगला है वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि के गुण बताइए। तो व्याख्यान विधि के गुण देखिए, पहला है बड़ी कक्षाओं में उपयोगी है, कम समय में अधिक पढ़ाना इसमें रहता है। व्याख्यान पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समय खर्च यहाँ पर होगा। और अगला है, शिक्षक सक्रिय यहाँ पर रहता है, शिक्षक को ज़्यादा डिटेल में समझाना होता है। जैसा कि दोस्तों हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही बात कर रहे हैं, अगर डिटेल में पढ़ाते तो ये वीडियो कम से कम 1 या 2 घंटे का यहाँ पर हो जाता अगर हम प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में समझते। पर अभी हम एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही देख रहे हैं, तो ये व्याख्यान विधि नहीं है। व्याख्यान विधि में कंप्लीट डिटेल में पूरा एक एक पॉइंट्स को समझाया जाता है, तो वहाँ पर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर डालना है, विद्यार्थियों की कितनी भी संख्या हो, इसमें विद्यार्थियों की संख्या मैटर नहीं करती है। और आगे देखिए, आपके इसके दोष भी ध्यान रखना है। दोष है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, सिर्फ टीचर ही दोस्तों डिटेल में समझाता है, विद्यार्थियों का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है, सिर्फ विद्यार्थी सुनने और समझने का काम करते हैं। और आगे देखिए, यहाँ पर सिर्फ जानकारी देती है। ये देखिए, आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रयोजना विधि को आपको समझाना है। प्रयोजना विधि में देखिए, पहला पॉइंट आपको लिखना है, मनोवैज्ञानिकता, अनुभव से सीखने का अवसर इसमें मिलता है। दूसरा है, प्रयोगात्मक व व्यवहारिक विधि है, करके सीखना इसमें मिलता है। और चरित्र निर्माण में सहायक रहती है, पिछड़े बालकों की समस्या हल करती है। और स्थायी व स्पष्ट ज्ञान प्रदान करती है, नेतृत्व की भावना इसमें विकसित होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके यहाँ पर देखिए, इसके दोष आपको जानने हैं। और दोष में देखिए, अमनोवैज्ञानिक विधि है ये, और अधिक व्यय इसमें रहता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, और छात्रों की अधिक संख्या यह विधि कारगर नहीं करती है। कुछ अगर 2005 विद्यार्थी रहते हैं तो उनको सबको एक एक को समझाया जा सकता है, पर कंप्लीट अगर ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो उनको ठीक तरीके से नहीं समझा पाते हैं एक साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, समस्या समाधान विधि, जो कि दोस्तों हमने पिछले यूनिट में भी डिस्कस करी थी। आपको समस्या समाधान विधि डिटेल में पढ़ के जानी है। काफ़ी सारे पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में हमने क्लियर कर लिए थे, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ गुण और दोषों की बात करेंगे। तो पहला गुण देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। दूसरा है, तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थित करना इसमें होता है। तीसरा, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न गुणों का विकास इसमें होता है। मानसिक विकास रहता है, और व्यवहारिकता में बढ़ावा यहाँ पर मिलता है, व्यवहारिकता ठीक रहती है। तो ये सारे गुण आपको ध्यान रखने हैं। और आगे देखिए, इसके दोष, पहला दोष है, समस्या का चुनाव कठिन कार्य।
और अधिक समय इसमें खर्च होता है, संदर्भ सामग्री का अभाव रहता है, अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता यहाँ पर रहती है। तो ये इसके दोष हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ में दोस्तों प्रयोगशाला विधि के गुण व दोष भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके गुण देखिए, पहला गुण है बालक अधिकतम समय गतिविधियों में शामिल रहता है। दूसरा है समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करना सीखता है। तीसरा है स्वयं का ज्ञान सृजन की क्षमता का विकास होता है। चौथा है बालक स्वगति से सीखते हैं तथा आत्म प्रेरित यहाँ पर रहते हैं। और आगे देखिए इसके दोषों की बात कर लेते हैं। पहला दोष है प्रत्येक प्रकरण को इस विधि में पढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा है समय अधिक यहाँ पर खर्च होता है, अत्यधिक खर्चीली भी है ये। प्रयोगशाला में अगर काम करेंगे तो वो ज़्यादा खर्चीले यहाँ पर रहेंगी। और कठिन यहाँ पर रहता है कि हर समस्या का हल यहाँ पर संभव नहीं हो पाता, तो फिर उसके लिए अलग अलग यहाँ पर प्रयोग करने पड़ते हैं, तो उसमें कठिन भी यहाँ पर रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से निपटने में विज्ञान की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए, कुरीतियों को दूर करने में विज्ञान अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। जैसे समाज में हमेशा से ही लड़की के जन्म के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार माना जाता था। विज्ञान ने समझाया कि लड़की के जन्म देने पर किसी भी प्रकार से महिला जिम्मेदार नहीं होती है, उसका पुरुष जिम्मेदार रहता है। गुणसूत्र वगैरह का वो सारा डिटेल आपको पता ही है। अगर निबंधात्मक प्रश्न आपको ये पूछता है तो आप थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर लिख देना, गुणसूत्र वगैरह के एक्स वाई वाला वो सारा डिटेल में आप समझा देना। इस वीडियो में दोस्तों हमने तीसरा और चौथा यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। सिर्फ दोस्तों कुछ चुनिंदा प्रश्नों को ही यहाँ पर डिस्कस किया है, कंप्लीट यूनिट हमने यहाँ पर नहीं देखे हैं। आपकी परीक्षा के लिए कम समय है, तो ऐसे में हमने सिर्फ इनको तो आपको जरूर से याद करना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।